बच्चों, हिंदी भाषा के दूसरे अध्याय में हम वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण के बारे में आपने कक्षा 1 से ही पढ़ा होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, लेकिन इसे विस्तृत रूप से समझना भी अति आवश्यक है। हम जब भी बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ आवाज आती हैं, जिन्हें हम ध्वनि कहते हैं। इसी ध्वनि को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों की आवश्यकता होती है, यानी कि जो भी हम बोल रहे हैं उन्हें शब्दों में लिखने के लिए भाषा में कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। और यह वर्ण हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि इतनी छोटी इकाई है कि इनको हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते। अब हम यह देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है वर्णों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित मतलब सही ढंग से अरेंज किए हुए, और क्रमबद्ध मतलब अब एक सही लाइन में लिखे हुए, एक सही क्रम में लिखे हुए। व्यवस्थित करना यानी कि आपने जब भी वर्णमाला पढ़ी होगी तो अ, आ, ई, उ इस तरह से पढ़ी होगी, और इसी तरह क, ख, ग, घ भी हम एक लाइन में लिखे हुए देखते हैं और पढ़ते हैं। कभी आपने ये देखा है कि अ से पहले ई लिखा हो या उ लिखा हो या ग से पहले च लिखा हो? ऐसा नहीं होता। यानी कि सही तरीके से और एक सही क्रम में वर्णों को लिखा जाता है, और इसी सही क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे हम अलग अलग फूलों को मिला के एक माला बनाते हैं ना, वैसे ही सभी वर्णों को मिलाकर एक माला के समान बनती है, जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। पहले हमने छोटी कक्षा में स्वर और व्यंजन 2 ही वर्ण पढ़े थे, परंतु अब आप बड़ी कक्षा में आ गए हैं और अब आपको वर्णों को विस्तृत रूप से पढ़ना होगा। तो वर्णमाला में जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है, उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनको बोलते समय हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, और हिंदी वर्णमाला में इन वर्णों की संख्या 11 है। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और अ। हमने अंग और अह भी पढ़ा है, लेकिन वह इन स्वर वर्णों में शामिल अभी नहीं है। स्वरों को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये तीनों स्वर के अलग अलग भाग हैं। ह्रस्व स्वर क्या होता है? सबसे पहले हम ये जानते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 4 हैं, अ, ई, उ तथा री। अर्थात जब हम बोलते हैं तो उन वर्णों को उच्चारण करते समय जब हमें बहुत कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, इनको बोलने में हमें कम समय लगता है, लेकिन जब हम बड़ा आ, ई, उ, ए, ओ तथा औ का उच्चारण करते हैं तो हमें इससे ज्यादा समय लगता है। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। समझ में आया आपकी? जैसे अ, आ, ई, हम तो एक क्रमबद्ध स्वर में बोलते हैं, लेकिन जब हम अ, ई, उ और री बोलते हैं हमें समय कम लगता है, लेकिन जब हम आ, ई, उ, ए ऐसे बोलते हैं तो हमें ज्यादा समय लगता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब नंबर 3 पर है प्लुत स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम। हम ओम का उच्चारण करते हैं जब, तो हम उसे कैसे पढ़ते हैं? ओम। यानी कि इसको पढ़ने में या बोलने में हमें अ, आ, ई, उ से भी
और ज्यादा समय लगता है, यानी कि स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के उच्चारण से भी ज्यादा समय लगता है, तो इन स्वरों को हम कहते हैं प्लुत स्वर। इसके बाद हम पढ़ेंगे अयोगवाह। अंग तथा अह को अयोगवाह कहा जाता है। मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या 11 है और यह अ से लेकर अ तक है, लेकिन इसमें अंग और अह शामिल नहीं है। इस अंग और अह को हम अयोगवाह कहते हैं। अंग जो आपने देखा होगा, कई शब्द जो हम लिखते हैं जिनके ऊपर बिंदी लगी होती है, इसे हम अनुस्वार कहते हैं। इसको वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। ये देखिए इस प्रकार से, जैसे यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, मंगल, शांति, संभव, बंगाली आदि। इसके बाद आता है अह। इसे वर्ण के बाद दो बिंदुओं के रूप में लगाया जाता है और इसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग। इसका उच्चारण वर्ण के बाद ह की ध्वनि के समान होता है। जैसे जिस वर्ण के बाद यह विसर्ग चिन्ह लग जाता है उसको पढ़ते हैं जब हम, तो उसके अंत में ह की आवाज आनी चाहिए। जैसे यहाँ प्रातः में त के बाद विसर्ग चिन्ह लगा है, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, प्रातः। यहाँ ह की आवाज आ रही है ना। इसके बाद स्वतः, इसमें भी ह की आवाज आ रही है। पुनः, यानी कि जहाँ भी विसर्ग चिन्ह लगेगा वहाँ पर ह की ध्वनि आनी चाहिए। इसके बाद देखो, अ के ऊपर एक चंद्र बिंदु लगा है, यानी कि चंद्रमा बनाकर उसके अंदर एक बिंदी लगाई गई है और इसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं। आप इसे अच्छे से जानते हैं। इस चंद्र बिंदु को हम कहते हैं अनुनासिक और यह वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में इस प्रकार से लगाया जाता है। जैसे गा के ऊपर चंद्र बिंदु और आ की मात्रा लगी है तो गांव, क में चंद्र बिंदु, कांटा, आंचल। जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये स्वतंत्र नहीं होते। जब किसी व्यंजन से स्वर हटा दिया जाता है तो उसके नीचे हलंत चिन्ह, यानी कि इस प्रकार का चिन्ह लगा दिया जाता है। सामान्यतः सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है, जैसे क, हलंत और प्लस अ, तभी ये पूरा क बन पाता है। यानी कि व्यंजन वर्ण वो होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे हम क बोलते हैं, क बोलते समय जब हम क बोल रहे हैं तो क के साथ हमें अ की आवाज भी आ रही है। ख बोल रहे हैं तो उसमें भी अ की आवाज आ रही है। इसी प्रकार जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उन सबके उच्चारण में अ की आवाज आती है। और अगर व्यंजन वर्णों में अ ना बोला जाए तो यह आधा ही क होगा और इसके नीचे हलंत का चिन्ह लगा दिया जाता है। हलंत का चिन्ह इस प्रकार से लगाया जाता है जो किसी भी वर्ण के नीचे लगता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्णों के भेद, व्यंजनों के भेद। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, जो हमारे मुंह के अंदर के विभिन्न भागों के स्पर्श यानी कि टच करने से बोले जाते हैं। सबसे पहले आता है क, ख, ग, घ, अंग यानी क वर्ग, जो कि कंठ से बोला जाता है। कंठ यानी गले से बोला जाता है। उसके बाद आता है च, छ, ज, झ, ञ यानी च वर्ग, जो तालु से बोला जाता है। इसके बाद आता है ट, ठ, ड, ढ, अण, अड़, अढ़ यानी कि ट वर्ग, जो मूर्धा से बोला जाता है। मूर्धा यानी कि तालु और दांतों के पीछे के भाग को, जो जिससे हम जीभ को टच करके उच्चारण करते हैं, उसे कहते हैं मूर्धा। फिर आता है त, थ, द, ध, न वर्ग, जो कि दंत यानी कि दांतों के स्पर्श से बोला जाता है। फिर प, फ, ब, भ, म यानी प वर्ग, जो ओष्ठ यानी कि होंठ से स्पर्श करके बोला जाता है। इसके बाद हमारे वर्ण आते हैं य, र, ल और व, यानी कि इन चारों वर्णों को हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन।
और सबसे अंत में श, श, स और ह, ये सारे ऊष्म व्यंजन हैं। इसके अतिरिक्त वर्णमाला में निम्नलिखित वर्ण भी होते हैं। संयुक्त व्यंजन भी आपने कक्षा 1 से पढ़े होंगे। वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र। इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 व्यंजनों के मेल से बनने के कारण इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, यानी कि ये चारों व्यंजन 2 व्यंजनों को मिलाने से बनते हैं। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं छ क्षत्रिय क और श प्लस अ को मिलाकर बन रहा है, त्र, त, र और अ को मिला के बन रहा है, ज्ञ, ज, ञ और अ को मिला के बन रहा है, श्र, श, र और अ को मिला के बन रहा है। यानी कि ये चारों व्यंजन जो हैं ये 2-2 वर्णों के मिलने से बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। फिर आता है द्वितीय व्यंजन। जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन 2 बार, पहली बार बिना स्वर के तथा दूसरी बार स्वर के साथ मिलता है तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। यानी कि जब किसी शब्द में कोई एक व्यंजन 2 बार आता है, या पहली बार जब वो आता है तो बिना स्वर के, जैसे यहाँ देखो लिखा है पक्का, इसमें प और अ मिला के बना प, फिर आ, क के नीचे हलंत है और इसमें आ नहीं है, इसके बाद फिर क के नीचे हलंत है और आ है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ इसके साथ कोई स्वर नहीं आ रहा। तो जब कोई भी व्यंजन किसी शब्द के अंदर एक बार बिना स्वर के और दोबारा स्वर के साथ आता है तो उसे हम कहते हैं द्वितीय व्यंजन। इसी प्रकार चम्मच में भी च और अ, फिर ये म, इसमें कोई स्वर नहीं है, म, अ, फिर च, फिर अ। यहाँ म के साथ कोई भी स्वर वर्ण नहीं है, तो यानी यह म वर्ण जो है एक बार बिना स्वर के आया और एक बार स्वर के साथ आया, तो ये जो है म, आधा म और पूरा म, ये हो गए द्वितीय व्यंजन। इसी प्रकार दिग्गज भी एक द्वितीय व्यंजन है। फिर हम आते हैं स्वरों की मात्राओं के लिए पढ़ने के लिए। हिंदी भाषा में स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है। पहले अपने वास्तविक रूप में, जैसे इमली, उल्लू, औरत और ऋषि। यहाँ पर इम, ई, ऊ, और री ये अपने वास्तविक रूप हैं, लेकिन इनके साथ साथ इनकी कुछ मात्राएं भी होती हैं जिनका प्रयोग हम व्यंजनों के साथ करते हैं। जैसे आपने बचपन से पढ़ा होगा कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, जैसे क के नीचे हलंत और अ को मिला के क बन गया और ये हो गया कमल। इसी प्रकार आ की मात्रा यानी आ का डंडा और क और आ मिला के बन गए का। छोटी ई की मात्रा जो इस प्रकार लगाई जाती है, क के साथ ई मिला के हम पढ़ेंगे की, ये है बड़ी ई और इसकी मात्रा है जो पीछे से लगाई जाती है, और क और बड़ी ई मिला के क्या बनेंगे की। इसी प्रकार छोटा ऊ जो इस प्रकार लिखा जाता है उसकी मात्रा को, और क के साथ छोटे ऊ को मिलाकर हम क्या पढ़ेंगे कु। बड़ा ऊ जिसकी मात्रा यूं लगाई जाती है और क में बड़े ऊ को मिला के बनेगा कु। इसके बाद हम आते हैं री। री की मात्रा नीचे पैरों में लगाई जाती है, किसी भी वर्ण के पैरों में लगाई जाती है और उसको हम मिला के क्या पढ़ते हैं क्री। ए की मात्रा ऊपर की ओर इस प्रकार लगाई जाती है और इसे किसी भी वर्ण के साथ मिलाने के बाद उसमें किसकी आवाज आएगी, ए की। जैसे क में ए की मात्रा लगाएंगे तो के। फिर आता है ए जिसमें इस प्रकार की मात्रा लगती है और क में ए की मात्रा मिला के बन गया कै। ओ जो इस प्रकार की मात्रा से स्पष्ट किया जाता है और क में ओ को मिला के बन गया को। औ और इसकी मात्रा ऐसे लगाई जाती है तथा व्यंजन वर्ण के साथ औ को मिलाकर क्या बन गया कौ। अब इस पाठ में हमें कुछ चीजें याद रखनी है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के 3 भेद होते हैं, स्वर, अयोगवह, व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 है। अंग तथा अह को हम अयोगवह कहते हैं। अंग को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहते हैं। अंग को चंद्र बिंदु को हम
अनुनासिक कहते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। श, त्र, ज्ञ व श्र संयुक्त व्यंजन है। धन्यवाद।